यूनिट डायमेंशन के पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन है क्या? तो डायमेंशन एक्चुअली ये एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी बोले तो बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ रहे थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको बेस क्वांटिटी कितने 7, उसी का पावर के रूप में कौन आएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी उसी के पावर के रूप में आएगा ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी की हम बात करें, डिराइव्ड क्वांटिटी कहाँ से बनेगा? डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनता है? बेस क्वांटिटी से बनता है। लेकिन बेस क्वांटिटी कितने बार आ रहा है डिराइव्ड क्वांटिटी में, ये कौन बताएगा हमको? डायमेंशन बताएगा। लेकिन उसमें भी किस बेस पे? इसका बेस का मतलब ये हुआ कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हम कितने बार यूज किए हैं, और वो नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में, ये भी हमको पता चलेगा। जैसे अगर हम फोर्स लिए तो फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, तो ये बताता है कि इसका डायमेंशन कितना है। तो डायमेंशन 3 डायमेंशन आएगा इसमें। 3 डायमेंशन का मतलब हम क्या बोलेंगे कि द डायमेंशन ऑफ फोर्स, अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 3 जवाब होगा, 1 और -2। तो हम 1 बोलेंगे किस पे है? 1 किस में है? मास में। मास में कितने हैं डायमेंशन? 1। अगर बोलेंगे कि लेंथ में डायमेंशन कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 1 है। और अगर बोलेगा कि टाइम में डायमेंशन कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे? -2 है। तो डायमेंशन का मतलब ये नहीं कि ये इक्वेशन लिख दिए डायमेंशन हो गया। हमको प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के लिए इनको डायमेंशन बताना पड़ेगा। मास के लिए 1, लेंथ के लिए 1 और टाइम के लिए -2। तो इसी ये जो पावर है -2, 1 और 1, इसी पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। लेकिन डायमेंशन किस बेस के लिए, ये भी हमको बताना पड़ेगा साथ में। ये नहीं बोल देंगे कि डायमेंशन 1 है 2 है। हमको बताना पड़ेगा कि मास के लिए डायमेंशन 1 है, लेंथ के लिए 1 है और टाइम के लिए -2 है। याद रखना है कि डायमेंशन से मैग्नीट्यूड के बारे में पता नहीं चलता। डायमेंशन क्या नहीं बताता? डायमेंशन क्या नहीं बताता? डायमेंशन क्या नहीं बताता? मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। मैग्नीट्यूड आपको नहीं बताएगा। डायमेंशन नंबर के लिए डायमेंशन नहीं आता। अगर किसी फार्मूला में नंबर है और या न्यूमेरिकल कांस्टेंट है तो उसके बारे में नहीं आएगा। नंबर्स अगर है तो इसके बारे में डायमेंशन नहीं बताएगा। मतलब अगर कोई नंबर आ गया है, जैसे अगर आप 10 न्यूटन, तो ये तो बताएगा न्यूटन का। 10 के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं देगा। तो डायमेंशन से आपको नंबर नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो नंबर के लिए डायमेंशन क्या होगा? 0। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा? इसके लिए क्या डायमेंशन होगा? 0 ही होगा। हम याद रखना, कंपेयर के लिए अगर मान लेते हैं कि कहीं टाइम है तो आप इस ऐसे भी डायमेंशन लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L/0, मास बराबर 0 और T बराबर लिख सकते हैं। इसको इसलिए लिखते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं, बाद में हम कंपेयर करेंगे। तो डायमेंशन और राइट दोनों बराबर होना चाहिए। डायमेंशन और राइट साइड हमेशा बराबर होता है, तो इसलिए कंपेयर करने के लिए हमको लिखना पड़ता है। यहाँ 0 है तो अभी 0 होगा। तो ये बेस क्वांटिटी 7 है। लेंथ के लिए L, कैपिटल L, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है हमको। मास के लिए M, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैपिटल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये डायमेंशन है। इसी के फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी का, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसी के स्तर में इसका डायमेंशन आएगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भी आया है। डायमेंशन का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है
समानता, ठीक है, ये समान होगा ऑफ डायमेंशन। ये कहता है डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स। टर्म्स जानते हैं किसको कहते हैं? किसी इक्वेशन में प्लस माइनस और बराबर से जो अलग हो जाता है उसको हम टर्म कहते हैं। तो इसमें इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं? 1 2 3। इसका मतलब ये है कि जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन बराबर होगा। जो इसका डायमेंशन होगा यही इसका डायमेंशन होगा, यही इसका डायमेंशन होगा। तीनों का डायमेंशन क्या होगा? बराबर होगा, ठीक। और अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा? इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन को चेक करने के लिए भी हम डायमेंशन का यूज करते हैं। अगर डायमेंशन बराबर नहीं है तो क्या होगा? अगर डायमेंशन बराबर नहीं है तो क्या होगा? डायमेंशन बराबर नहीं है तो क्या होगा? इक्वेशन गलत हो जाएगा। डायमेंशन बराबर है तो इक्वेशन सही हो सकता है। क्योंकि हो सकता है इसलिए क्योंकि ये तो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दे देता है। इसमें कमी क्या है कि नंबर के बारे में नहीं बताता है। तो डायमेंशन 100% सही होगा, ठीक है ना। हम चेक कर लेते हैं थोड़ा इस इक्वेशन को। हमको पता है कि ये s बराबर ut प्लस हाफ at² है। हम चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, ये बता देगा। चलिए, मेरा इक्वेशन क्या है? मेरा इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at²। मेरे पास 3 टर्म है, ठीक है। टर्म 1 t1 t2, नाम देते हैं इसका t3। तो t1 में आइए। t1 में ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? L होगा। तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन हमको L मिला। तो इसका मतलब दूसरे भी टर्म का डायमेंशन हमको L ही होना चाहिए, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। चलिए, U क्या है? मीटर, वेलोसिटी मीटर गुणित मीटर पर सेकंड होगा। और ये टाइम है तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड। देखिए सेकंड कट गया, मीटर हो गया, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? L। सही है। तीसरे टर्म को देखते हैं। तीसरा टर्म है हाफ का नंबर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, अब एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इधर क्या है? सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सेकंड स्क्वायर कट गया, ये मीटर हो गया, तो डायमेंशन L। इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, चेक हो गया। और गलती से वहाँ स्क्वायर हटा देता तो यहाँ सेकंड तो होता नहीं होता। इसका मतलब ये t² होना ज़रूरी था। तो इम्पोर्टेंट यूज ऑफ डायमेंशन कहाँ है? तो पहला ये है चेकिंग या टेस्टिंग एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन या फार्मूला सही है या गलत है, ये हम कहाँ से चेक करते हैं? डायमेंशन की सहायता से, और उसको होमोजेनिटी लॉ से। इसका मतलब कैसे चेक करते हैं? जितने भी टर्म हैं सभी टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जिधर लेफ्ट में जितना डायमेंशन है राइट में उतना ही डायमेंशन होना चाहिए। डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला, अगर कोई फार्मूला हमको नहीं पता है और उस फार्मूला को खोजना चाहते हैं तो डायमेंशन की सहायता से हम फार्मूला खोज सकते हैं, बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और कन्वर्सन ऑफ यूनिट, अगर एक यूनिट हमको पता है तो दूसरे यूनिट में उसका कितना वैल्यू होगा वो डायमेंशन की सहायता से हम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि MKS से CGS में उसको कितना होगा, ये हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ए यूनिट, अगर हमको यूनिट नहीं पता है तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, सभी को एक एक एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं। तो पहला क्या है? चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ अ फार्मूला। फार्मूला को एक्यूरेस करने के लिए क्या होगा कि जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। इसका क्या है? U का मतलब वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, और गुने टाइम, सेकंड कट गया, मीटर। लेंथ है L। और ये देखिए नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर कट गया, मीटर, डायमेंशन L, सभी का डायमेंशन L। इसका मतलब ये इक्वेशन सही है।
तो चलिए हमको डेरिवेशन ऑफ ए फार्मूला करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। मान लेते हैं कि एक मेरा पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, इसमें लेंथ है, मास है और एक फोर्स लग रहा है mg, यानी कि ग्रेविटेशन के कारण फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो हम मान लिए कि टाइम पीरियड जो मेरा डिपेंड कर रहा है, ये लिखना पड़ेगा आपको, डिपेंड कर रहा है किस पे? l पर, लंबाई पे, मास पे और एक्स, ठीक है, इस पे हमको डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अब हमको क्या करना है? तो अब हम ये देख लेना है कि माना कि हमारा जो फार्मूला है वो t बराबर, टाइम पीरियड बराबर एक कांस्टेंट आएगा, एक कोई कांस्टेंट आएगा और l पे पावर a आएगा, m पे पावर b आएगा और g पे पावर c आएगा। ये हमारा फार्मूला है। हमने मान लिया कि, और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको क्या मान लिए? डायमेंशनलेस कोई कांस्टेंट है, यानी कि कोई नंबर है। और हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो l पे पावर a है, m पे पावर b है और g पे पावर c है। a b c हमको पता नहीं है, मेरा फार्मूला ये है, ठीक। तो हमको पता करना है। हम पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप, हम मान लिए कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो l पे, मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, और तो कोई है नहीं आसपास में, तो इस तीनों पर डिपेंड कर रहा है, जिसका फार्मूला l पे पावर a, मास पे पावर a और इसके और g के पावर c पे डिपेंड करना है। तो हमको देखना है कि मेरा फार्मूला क्या होने वाला है, क्लियर। एक्चुअली ऐसे आया था, हम फर्स्ट केस पे ये मान लिए थे कि मेरा टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l पे पावर a, l और मास पे पावर b और किसके? g पे पावर c। तो इसीलिए हम गुना कर दिए थे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l a m b और g c, और इसलिए हम इसको हटाने के लिए क्या करते हैं पता है? कांस्टेंट को हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे k और l a m b और g c। अब हम क्या करेंगे? सबका डायमेंशन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड में अगर हम डायमेंशन लिखें तो कितना लिखेंगे बताइए? t, l कितना? l कितना? 0, t1 टाइम 1, और मास कितना है? और ये भी ले लेते ना, मास कितना? 0, टाइम पीरियड है ना, केवल टाइम ही आएगा ना लेफ्ट में। इसका डायमेंशन l 0, लेंथ 0, मास 0 और टाइम 1, यही ना, एक ही है ना। इधर आइए, राइट में आइए। ये तो यूनिट लेट्स है, l के पावर कितना? a, ठीक है। मास के पावर कितना? b, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो l t-2, तो l t-2 पावर कितना? c, क्लियर। अब इसको तोड़ दूं, l पे पावर a और अभी एक अलग अलग रखते हैं, बाद में लेते हैं, m के पावर b और इसको पावर को लेंगे क्या हो जाएगा? l के पावर c, t के पावर -2c, ठीक है। अब सबको मिला दें, चलिए पहले क्या लें? l के पावर कितना है? इधर a और इधर कितना है?
सी एम के पावर बी, और अब तो कोई एम है नहीं, टी के पावर -2 से, यही हुआ ना, बोलिए। एल के पावर एक ही है ना ये ए, और एल के पावर सी, तो ये सी हो गया। एम के पावर एक ही बी मिला, और टी के पावर -2 से, और इधर लेफ्ट में ए मिला। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आपके। अब चलें, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ हो रहा है m पे पावर 0 और वहाँ आ रहा है m पे पावर b। इसका तो ये मतलब हुआ कि b बराबर 0, ठीक, क्लियर, b बराबर 0, पहला एक इक्वेशन तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आइए, t बराबर 1 और उधर t बराबर -2 से, इसका मतलब ये हो गया कि 1 बराबर -2 से, इसका मतलब c बराबर -1/2, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इधर आइए, L बराबर 0, L बराबर a प्लस c, यानी कि 0 बराबर a और -1/2, इसका मतलब a बराबर 1/2, ठीक है। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। हमको जो मिला, a बराबर 1/2 मिला है, b बराबर 0 मिला है, और c बराबर -1/2 मिला। ठीक, तो चलिए, तो t बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ तो कांस्टेंट रहेगा, l के पावर 1/2, m के पावर ये मेरा 0 और g के पावर -1/2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, t बराबर कांस्टेंट ए एल की पावर 1/2 और यहाँ g के पावर 1/2 और m गोल। इसका मतलब ये हो गया, t पावर k l बटा g के पावर 1/2, और 1/2 क्या होता है पता है, रूट। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है, इसका मतलब हो गया k रूट l बटा g। और एक्सपेरिमेंट से हमको ये इसका वैल्यू कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू आ जाता है, t बराबर k का वैल्यू आ जाता है 2π√l बटा g। देखिए, ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। प्रूफ हो गया, केवल हमको k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ये दोनों आ गया, कहाँ से, डायमेंशन से आ गया। तो डायमेंशन बहुत हेल्प का है, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट में ये हेल्प कर देता है। जहाँ आपको लगता है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, तो ये प्रूफ कर देगा कि आप सही जाओ। अब तीसरा क्या है, तीसरा कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कन्वर्सन ऑफ यूनिट हम डायमेंशन से लेंगे। चलिए, मान लेते हैं कि फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, फोर्स का डायमेंशन हमको पता है mL/t-2, ठीक है। तो एक होता है CGS और एक SI। तो SI में देखिए, ये m है ना, मतलब kg लिखे हैं, लेंथ है तो क्या लिखे, मीटर लिखे हैं, और t पे पावर 2 है तो सेकेंड स्क्वायर लिखे हैं, ठीक। इसको मुझे कन्वर्ट करना है CGS में। यहीं से, यहाँ से हमने क्या किया, डायमेंशन था, यूनिट बना लिए और यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें, के को चेंज कर दूं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, आपको पता है क्या करेंगे, गुने सी लिखूं, सेंटी मिल के 1 हो गया मीटर, और सेकेंड 2 सेकेंड ही रहेगा। देखिए कितना हो गया, 10⁵ हो गया,
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10⁵ डाइन हो गया। तो यहाँ से हम कहाँ चल गए, यूनिट में, यूनिट को चेंज कर दिए तो डाइन में आ गए। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आसान है। यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कैलकुलेट करना है। लेट आपको एक्सेलरेशन का यूनिट भूल गया, इसका दिया हुआ है LT-2, LT-2, ठीक। एल क्या है, मीटर और सेकेंड स्क्वायर, निकल गया, यही हुआ ना। इसका मतलब क्या है, ये मीटर और सेकेंड पे पावर कितना, -2, यही हुआ ना। या हम मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर लिखें तो यहाँ से हम डायमेंशन निकाल लेंगे। अब इम्पोर्टेंट ये है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। मतलब डायमेंशन कहाँ फेल हो जाता है। तो देखिए डायमेंशन कहाँ फेल हो जाएगा कि अगर आप UT बराबर ये S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखिए और S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर लिखिए। डायमेंशन दोनों को सही बताएगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशन AT स्क्वायर का और AT स्क्वायर का दोनों का डायमेंशन सेम ही बताएगा, क्योंकि नंबर का डायमेंशन बताता है ना। तो इस दोनों इक्वेशन को डायमेंशन क्या बोलेगा कि हम सही हैं। तो यहाँ डायमेंशन आके फेल कर जाता है, कहता है कि हम नंबर नहीं बताएंगे आपका, क्योंकि नंबर का डायमेंशन ही नहीं होता। तो यहाँ जाके डायमेंशन फेल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।